वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फाइलम पॉलीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स और उनकी क्लासिफिकेशन। आज के टॉपिक में हम देखेंगे सेकंड फाइलम, उसका नाम है फाइलम सीलेंट्रेटा। जो फाइलम सीलेंट्रेटा है, आज इसमें देखेंगे हम पहले जनरल कैरेक्टर्स और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन एज यूजुअल। पहले हमें देखना है कि इन्हें नाम क्यों पड़ा है सीलेंट्रेटा। तो मैंने यहां पे दो नाम लिखे हैं, एक है सीलेंट्रेटा और दूसरा है निडेरिया। सीलेंट्रेटा इनका पुराना नाम है क्योंकि उनमें एक कैविटी होती है जिसका नाम है सीलेंट्रॉन। एक गैस्ट्रिक कैविटी, एक डाइजेस्टिव कैविटी है, उसका नाम है सीलेंट्रॉन। उसी के नाम पे इनको पड़ा था नाम सीलेंट्रेटा। यानी कि सीलेंट्रेटा एक ऐसे एनिमल का नाम है जिसके अंदर एक बॉडी कैविटी है जिसका नाम है सीलेंट्रॉन, इसलिए इनको कहा जाता था सीलेंट्रेटा। लेकिन लेटर ऑन देखा गया कि एक और फाइलम है जिसका नाम है टीनोफोरा, उनमें भी होती है एक जनरल कैविटी, उनमें भी होती है सीलेंट्रॉन। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस नाम को हमें चेंज करना है। तो इनमें देखा गया कि इनमें एक ऑफेंस और डिफेंस के लिए एक ऑर्गन होता है, एक सेल होती है, इसका नाम है निडोसाइट या निमेटोसाइट। उसी के नाम पे इनको नाम पड़ा निडेरिया। आगे जब मैं वो कैरेक्टर पढ़ाऊंगा आप देखोगे खुद कि क्यों इन्हें नाम पड़ा था सीलेंट्रेटा और क्यों हम इनको कहते थे निडेरियंस। लेकिन जो इनका आज का लेटेस्ट नाम है, मॉडर्न नाम है, वो है निडेरियंस, लेकिन इन्हें सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सीलेंट्रेटा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टर। जो इनका पहला कैरेक्टर है वो है, हम लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो आई विल राइट द फर्स्ट कैरेक्टर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा हमने पढ़ा है कि हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, सेल्यूलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है। लास्ट फाइलम जो हमने पढ़ा फाइलम पॉलीफेरा, उसमें सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन इनमें क्या है, पहली बार टिश्यू बनते हैं, तो इनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनकी बॉडी जो है वो किस चीज की बनी है, टिश्यूज की बनी है। सो पहली बार यहां पे क्या है, टिश्यू बने। इससे पहले जो हमने पढ़ा था फाइलम पॉलीफेरा, वहां पूरी बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी है, लेकिन इनमें क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। इसलिए हम कह सकते हैं इनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद सेकेंड वन, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि बॉडी प्लान जो वो तीन तरह के होते हैं। सेल्यूलर ग्रेड बॉडी प्लान, व्हेन देयर इज नो ओपनिंग, नो, देन वी हैव व्हाट है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जब एक ही ओपनिंग होती है। तो यहां पे जो सीलेंट्रेटा का बॉडी प्लान है वो है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यानी कि इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वही है माउथ और वही भी है एनस। यानी कि ये एक ही ओपनिंग से खाते हैं और एक ही ओपनिंग से इंजेक्शन भी करते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। लेटर ऑन नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री यानी कि क्या ये सिमेट्रिकल है या ये एसिमेट्रिकल है। क्या इनकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में? यस, वी कैन डिवाइड देयर बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसलिए यह है सिमेट्रिकल। लेकिन कौन सी सिमेट्री? इनमें होती है रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री, ठीक है। मींस हम इनकी बॉडी को किसी भी प्लेन में से डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि थ्रू एनी प्लेन, कोई भी प्लेन, कोई भी एक्सिस, यानी कि किसी भी एक्सिस के थ्रू हम इनको डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, इसलिए हम कह सकते हैं इनको रेडियल सिमेट्री है। नेक्स्ट वन, फोर्थ फीचर, वो इसका इनका हैबिटेट, यानी कि ये रहते का, व्हाट इज द डिवेलिंग प्लेस। ध्यान से बेटा, जो सीलेंट्रेटा या निडेरियंस है ये मोस्टली होता है मरीन, वी कैन से मोस्टली मरीन। प्लीज मैंने यहां पे ध्यान से सुनिए, मोस्टली मरीन, मैंने ये नहीं कहा ऑल आर मरीन, मोस्टली मरीन। देन कुछ इनमें फ्रेश वाटर भी है, फ्रेश वाटर। और वो कौन है, ध्यान से सुनिए, फ्रेश वाटर जो है वो है हाइड्रा, HYDRA। हाइड्रा जो है वो है फ्रेश वाटर,
हाइड्रा जो है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क करता हूं, इट मींस वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रा जो है वो है फ्रेश वाटर। रेस्ट जो सीलेंट्रेटम्स है वो सारे क्या है, मरीन, लेकिन इनमें एक है जिसका नाम है हाइड्रा, वो क्या है, फ्रेश वाटर। फिफ्थ, हैबिटेट के बाद इनका हैबिट देखते हैं। हैबिट, ध्यान से देखिए बेटा, देखिए बेटा, ये सॉलिटरी है, यानी कि एक ही जगह रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, सॉलिटरी, अलोन, तन्हा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो जब हम बात करेंगे सॉलिटरी की, तो इनमें जो सबसे बेस्ट है वो है, एग्जाम्पल वो है हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है वो है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा जो है वो है सॉलिटरी। उसके बाद सेकंड, ये होता है सीडेंट्री, सॉरी कॉलोनियल। कॉलोनियल कॉलोनियल में जो इनकी एग्जाम्पल है वो है ओबीलिया, ओबीलिया। उसके बाद ये एक और कैरेक्टर दिखाते हैं, एक और फीचर दिखाते हैं, दैट इज ये पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि इनके एक से ज्यादा बॉडी फॉर्म्स है, बॉडी शेप जो है इनके एक से ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आगे देखेंगे पॉलिप और मेडूसा, इनके दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे, एक है फाइसेलिया, फाइसेलिया एंड ओबीलिया। फाइसेलिया एंड ओबीलिया जो है दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। ध्यान से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनका जो हैबिट है, इनमें कुछ ऐसे सीलेंट्रेटा है जो सॉलिटरी है, जो एक ही जगह रहते हैं, अलोन रहते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रा। उनमें एक है जो कॉलोनियल है, जो रहते हैं कॉलोनीज में, ओबीलिया एग्जाम्पल। इनमें कुछ ऐसे भी है जो एक से ज्यादा फॉर्म्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। फाइसेलिया और ओबीलिया उनकी एग्जाम्पल है। उसके बाद सिक्स पॉइंट, हैबिट के बाद जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स, बेटा ध्यान से सुनिए, इनकी बॉडी जो है दो लेयर से डेवलप हुई है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है जब हम पढ़ रहे थे साइलेंट फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया या जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। वहां हमने पढ़ा है जर्म लेयर्स के बारे में, एम्ब्रियोनिक सेल्स के बारे में, कि जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, यानी कि जब एक जाइगोट से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, क्या उसके सारे बॉडी के पार्ट्स कितने जर्म लेयर से डेवलप होंगे, उसी के बुनियाद पर हम लेते हैं। अगर दो ही जर्म लेयर्स होंगे, यानी कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, हम उससे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अगर तीन जर्म लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, हम उनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिए, यह है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो जो फाइलम सीलेंट्रेटा है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, इनकी बॉडी जो है उसमें दो लेयर्स होते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी वॉल है दो लेयर्स की बनी है, जैसे हमने पॉलीफेरा में भी पढ़ा है। तो एक है एंडोडर्म्स, से बोलते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म, ये सब इनर लेयर है, इनर लेयर है, यानी कि जो अंदर वाली लेयर से बोलते हैं एंडोडर्म। और एक और से बोलता है गैस्ट्रोडर्म्स, इज द आउटर लेयर, दैट्स द आउटर लेयर। सो इनकी बॉडी वॉल जो है वो दो लेयर्स की बनी है, एक है एंडोडर्म और दूसरा है गैस्ट्रोडर्म। जो गैस्ट्रोडर्म है वो आउटर लेयर है, एंडोडर्म जो वो इनर लेयर है। इन दो लेयर्स के बीच में, इन दो लेयर्स के बीच में एक एरिया है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया, 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 या ऐसे बोलते हैं मीजरकाइम भी। मीजोग्लिया जो है यह एंडोडर्म और गैस्ट्रोडर्म के बीच में है, यानी इनकी जो बॉडी वॉल है वो दो लेयर्स की बनी है। आउटर लेयर जिसे बोलते हैं गैस्ट्रोडर्म्स, इनर लेयर से बोलते हैं एंडोडर्म्स। जो इन दो लेयर्स के बीच में एक लेयर है उसे बोलते हैं मिडिल लेयर, जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट
इनमें होती है एक बॉडी कैविटी, हम कह सकते हैं इनकी होती है एक जनरल कैविटी से बोलते हैं सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन, या उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी भी। ये इनके अंदर की एक कैविटी होती है जिसमें डाइशन भी होती है, इसे हम नाम दिया है सीलेंट्रॉन। तो सीलेंट्रॉन की वजह से इनको नाम पड़ा है सीलेंट्रेटा। लेकिन याद रखिए, ये जो बॉडी कैविटी है, जो जनरल कैविटी है, ये जो बॉडी के इनर कैविटी है, ये टीनोफोरा में भी पाया जाता है, इसलिए ये यूनिक कैरेक्टर नहीं है। ध्यान से, अभी तक मैंने स्टार्ट किया 8 कैरेक्टर्स तक मैंने कोई भी यूनिक कैरेक्टर नहीं बोला सीलेंट्रेटे का। दैट मीन जो भी ये कैरेक्टर्स है कुछ और फाइलम में भी पाए जाते हैं। तो ये जो सीलेंट्रॉन है पहले देखा गया था ये शायद सिर्फ इनमें है, इसलिए इनको नाम दिया गया था सीलेंट्रेटा। लेकिन लेटर ऑन देखा गया कि ये जो सीलेंट्रॉन है ये तो टीनोफोरा में भी पाया जाता है, इसलिए इनकी जनरल कैविटी नहीं है। तो सीलेंट्रॉन डाइजेस्टिव कैविटी in which digestion occurs। ये एक जनरल कैविटी, एक डाइजेस्टिव कैविटी है जहां पे डाइजेशन होती है। इनमें डाइजेशन जो है वो इसी कैविटी में होती है, इसलिए इनको नाम पड़ा है सीलेंट्रॉन। एक सिंगल बॉडी कैविटी है, इसलिए यहां पे इनको नाम दिया गया सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, जो डाइजेस्टिव कैविटी है ये सीलेंट्रॉन, ये इनका यूनिक कैरेक्टर नहीं है। वन मोर कैरेक्टर इज देयर, 9th one, that's hypostome। देखिए हाइपोस्टोम क्या है। कुछ बुक्स लिखता है कि हाइपोस्टोम इनकी ओपनिंग होती है, नाम देते हैं माउथ या एंड्स। नहीं, जो यहां पे हमने कहा ना सीलेंट्रॉन, या जो हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव कैविटी, इनकी एक ओपनिंग होती है जिसे हम नाम देते हैं माउथ और एंड्स। डाइजेस्टिव कैविटी इन विच डाइजेशन ऑकर्स। तो इनका जो हाइपोस्टोम है उसमें एक ओपनिंग होती है, इनकी जो बॉडी है इन पे एक ओपनिंग होती है, हम कहते हैं माउथ और एंड्स। यानी कि जो सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा की एक ही ओपनिंग होती है, वही है माउथ और वही है एंड्स। वो माउथ और एंड्स कहां पे सिचुएट है, उस माउथ या उस ओपनिंग के नीचे एक बल्जिंग एरिया है, उसी का नाम है हाइपोस्टोम। स्टोम मीन्स माउथ, हाइपो मीन्स यानी कि माउथ के नीचे, हाइपो मीन्स नीचे, स्टोम मीन्स माउथ यानी कि माउथ के नीचे, यानी कि जो इनकी ओपनिंग है, एक कॉमन ओपनिंग है माउथ या एंड्स, उस ओपनिंग के नीचे एक बल्जिंग एरिया है, उसी का नाम है हाइपोस्टोम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन सीलेंट्रेटा में एक ही कैविटी होती है, बॉडी कैविटी, जिसे हम कहते हैं सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। देखिए वर्ड है गैस्ट्रो, मींस वहां पे क्या होता है, एक्चुअली डाइजेशन होती है। तो जो वो कैविटी होती है, जो इनकी बॉडी कैविटी होती है, उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वही से फूड लेते भी है और वही से फूड जो है वेस्ट मटेरियल बाहर भी फेंकते हैं, यानी कि वही इंजेक्शन के लिए भी और वही इंजेक्शन के लिए भी, वही है माउथ और वही है एंड्स। लेकिन जो ये माउथ या एंड्स जो ये ओपनिंग होती है, इसके नीचे एक बल्जिंग एरिया है, उसको हम नाम देते हैं हाइपोस्टोम। स्टोम मीन्स माउथ, हाइपो मीन्स जो नीचे, यानी कि माउथ के नीचे एक एरिया है, उसी को हम नाम देते हैं हाइपोस्टोम। ये 9 कैरेक्टर्स थे, आप इनको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट है इनमें, अभी मैंने बात की थी हाइपोस्टोम की, जो मैंने कहा था कि जो ये हाइपोस्टोम है, ये माउथ या ओपनिंग के नीचे एक बल्जिंग एरिया है। तो ये जो हाइपोस्टोम है, इस हाइपोस्टोम के इर्द गिर्द टेंटैकल्स पाए जाते हैं। सो हाइपोस्टोम इज सराउंडेड बाय tentacles, surrounded by tentacles। तो ये जो माउथ या एंड्स के नीचे एक बल्जिंग एरिया है हाइपोस्टोम, इस हाइपोस्टोम के इर्द गिर्द पाए जाते हैं टेंटैकल्स। नेक्स्ट, बॉडी फॉर्म। जो सीलेंट्रेटा है, इनकी जो बॉडी है एक से ज्यादा फॉर्म्स में होती है, यानी कि इनकी एक से ज्यादा शेप है। तो जब हम देखेंगे ध्यान से, वी कैन डिवाइड, इनकी बॉडी को हम 2 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म भी। पहला क्या है, इसे बोलते हैं
पॉलिप और दूसरा जो है वो है मेडूसा। मेडूसे, मेडूसा मीन्स सिंगुलर, मेडूसे मीन्स प्लूरल। तो ये दो फॉर्म्स है इसके, यानी कि जो सीलेंट्रेटा है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, एक है पॉलिप और दूसरा है मेडूसा। पहले हम बनाएंगे, मैं एक डायग्राम दिखाता हूं पॉलिप का, ध्यान से देखिए। सिलिंड्रिकल शेप है, दिस द पॉलिप, सिलिंड्रिकल शेप। ये इनकी दिस द ओपनिंग, जो माउथ और एंड्स एज वेल एज ये इसके नीचे एक बल्जिंग एरिया जिसे हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम से निकलते हैं टेंटैकल्स, इनके टेंटैकल्स इनकी पूरी बॉडी टेंटैकल्स पे होते हैं एक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं निडोसाइट या निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट। इनकी पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं पॉलिप का। जो पॉलिप होता है सिलिंड्रिकल शेप है, ये इसकी ओपनिंग है, इसे बोलते हैं माउथ, और दीज आर द टेंटैकल्स। और इनकी पूरी बॉडी पे इवन टेंटैकल्स पे भी पाए जाते हैं स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम नाम देते हैं निडोसाइट या निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट। तो जो ये निमेटोब्लास्ट है, आगे चलकर हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस जैसे ऑफेंस, डिफेंस में और एंकरिंग में, यानी कि ये खुद को किसी के साथ अटैच होने में भी हेल्प करते हैं। यानी कि पॉलिप जो है या सीलेंट्रेटा जो है, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में ये जो निडोब्लास्ट है या निमेटोब्लास्ट हेल्प करता है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। ये नीचे सबस्ट्रेटम और ये वाटर। ठीक है, ध्यान से देखिए। जो पॉलिप होते हैं, पॉलिप जो है, पहला पॉइंट, ये सिलिंड्रिकल है, इसकी जो शेप है वो है सिलिंड्रिकल। ठीक है बेटा, ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा, ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली, यानी कि ये रिप्रोडक्शन दिखाता है बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। यानी कि इनकी शेप जो है वो है सिलिंड्रिकल शेप, और इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। इनकी जो ओपनिंग होती है, या इनकी जो ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं माउथ के नीचे जो है वो है हाइपोस्टोम। इनकी लेबलिंग कीजिए, दीज आर द टेंटैकल्स। टेंटैकल्स, ये इसका माउथ है, ये हाइपोस्टोम, and this is a coelentron, और ये इसका सबस्ट्रेटम के साथ यहां पे अटैच है, सबस्ट्रेटम के साथ। यहां पे एक पॉइंट नोट कीजिए, ये सीडेंट्री होता है, सीडेंट्री, यानी कि जो पॉलिप है ये सिलेंड्री है, ये फ्री फ्लोटिंग नहीं है, क्योंकि ये अटैच होता है किसके साथ, सबस्ट्रेटम के साथ। तो मैं रिपीट करता हूं, पॉलिप की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, इसमें ये रिप्रोड्यूस करता है बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। इसकी जो माउथ है, माउथ के नीचे बल्जिंग एरिया से हम बोलते हैं हाइपोस्टोम, और ये सिलेंड्री होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, यहां पे लिखता हूं मैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। हाइड्रा इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है,
अब हम जाएंगे नेक्स्ट, जब बोलते हैं मेडूसे। जो मेडूसे है, ध्यान से देखो बेटा, ये बिल्कुल अम्ब्रेला शेप है, अम्ब्रेला शेप है। यह है अम्ब्रेला शेप। ध्यान से देखिए बेटा, ये अम्ब्रेला शेप है मेडूसे का। आप देखिए उल्टा है, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह है। इसके टेंटैक्स है, उसका माउथ है। ध्यान से देखिए, ये इसके सीलेंट्रॉन है, ठीक है। These are tentacles, tentacles, और ये इसकी माउथ है, माउथ है, और ये इसका हाइपोस्टोम। डायग्राम में थोड़ी बहुत जम्बलिंग होगी यहां पर, लेकिन जगह की कमी थी, तो मैं फिर रिपीट करता हूं। जो मेडूसा है ये बिल्कुल अम्ब्रेला शेप है। आप देखिए अम्ब्रेला शेप, बिल्कुल अम्ब्रेला का उल्टा है ये। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में। आप दोनों डायग्राम को कंपेयर कीजिए, इसलिए मैंने यहीं पे ही बना दिया ताकि यू विल कंपेयर दीज टू डायग्राम्स। ये जो सिलेंड्रिकल शेप पॉलिप है, आप देखिए टेंटैकल्स का है ऊपर की ओर, यहाँ टेंटैकल्स का है नीचे की ओर। सेकंड वन, यहाँ माउथ का है अपर साइड, यहाँ माउथ का है लोअर साइड, यहाँ हाइपोस्टोम का है अपर साइड, यहाँ हाइपोस्टोम का है लोअर साइड। यहां देखिए ये सीलेंट्रॉन लोअर साइड है, और यहां पर सीलेंट्रॉन जो है अपर साइड। तो मेडूसा में ध्यान से देखिए पॉइंट, पहला पॉइंट जो मेडूसा में है यह फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, यानी कि ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं होता है। सेकंड, ये अम्ब्रेला शेप है, अम्ब्रेला शेप। थर्ड वन, ये रिप्रोड्यूस करता है सिर्फ सेक्चुअली। सो मेडूसा जो है ये फ्री फ्लोटिंग है, ये अम्ब्रेला शेप है, यानी कि जो इसकी शेप है बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह है, आप देख सकते हो। तो ये जो रिप्रोडक्शन सिर्फ दिखाता है सेक्चुअली। एग्जाम्पल देखिए फोर्थ, फॉर एग्जाम्पल में सिर्फ आप याद रखिए, इन्हें बोलते हैं जेलीफिश, जेलीफिश, ये इनकी एग्जाम्पल है जेलीफिश। सो ये दो फॉर्म्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा बॉडी फॉर्म में, हम कह सकते हैं इनको पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। देखो बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने दो फॉर्म दिखा, एक है पॉलिप और मेडूसा। एवं इसे हम बोलते हैं डाइमॉर्फिक, क्योंकि दो फॉर्म्स में है। इनमें कुछ ऐसे भी है जो ट्राइमॉर्फिक है, जो तीन फॉर्म्स में है, कुछ पॉलीमॉर्फिक में भी है। लेकिन ट्राइमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक हमें यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, या वो हमारे एनसीईआरटी या जो नीट का सिलेबस है उस लेवल का नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरी जो लेवल होगी वो सिर्फ उतनी होगी जो आपको नीट तक आपके काम आएगी, उसके बियॉन्ड जो है वो आगे चलकर आप खुद देखोगे। सो यहाँ मेरी जो लेवल है वो सिर्फ नीट तक है। तो इनमें दो मॉर्फोस है, मैंने इसलिए सिर्फ दो ही फॉर्म्स डिस्कस किए, एक है पॉलिप और दूसरा है मेडूसे। इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस जब एक एनिमल एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। तो यहां दो मॉर्फस है, एक है पॉलिप और दूसरा मेडूसा। इसे बोलते हैं डाइमॉर्फिक। कोई तीन फॉर्म्स में होता है उसे बोलते हैं, जैसे ओबीलिया ट्राइमॉर्फिक, कोई पॉलीमॉर्फिक में होता है। लेकिन मैंने यहां पे सिर्फ दो ही फॉर्म डिस्कस किए, एक है पॉलिप और दूसरा मेडूसा। जो पॉलिप होता है वो सिलेंड्रिकल है, डायग्राम से ही पता चलता है, रिप्रोड्यूस करेगा बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। इनकी ओपनिंग के नीचे, माउथ के नीचे एक बल्जिंग एरिया हाइपोस्टोम, और ये सीलेंट्री होते हैं। डायग्राम में देखिए,
तो इसी को आप उल्टा लीजिए, बिल्कुल अम्ब्रेला शेप। यहां जो माउथ है वो ऊपर है, तो माउथ यहां पे नीचे है। आप देखिए टेंटेकल्स ऊपर है तो टेंटेकल्स नीचे है। यहाँ पे सीलेंट्रॉन नीचे है, लेकिन यहाँ पे सीलेंट्रॉन ऊपर की साइड से है। इन्हें हम बोलते हैं मेडुसे। मेडुसे फ्री फ्लोटिंग होता है, सीडेंटरी नहीं होता है। इसकी शेप जो बिल्कुल अम्ब्रेला शेप है, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली, और इसकी एग्जाम्पल जो है वो है जेली फिश। आप प्लीज से नोट कीजिए। इसके बाद हम एक और कैरेक्टर देखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इनका, एज द 11th कैरेक्टर, वो है इनका निमेटोब्लास्ट, या हम इसको कह सकते हैं निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट, या हम इनको कह सकते हैं निडोसाइट भी, या हम इसको कहते हैं निमेटोब्लास्ट भी, निमेटोब्लास्ट भी, या इनका एक और नाम है स्टिंगिंग सेल्स भी। मैं यहां पे सब मेंशन नहीं करूंगा, आपकी नोट्स में मैंने लिखा है निडोब्लास्ट, निडोसाइट, निमेटोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल या निमेटोसाइट। ध्यान से देखिए बेटा, मैं यहां पे एक पॉइंट लिखूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इनका यूनिक कैरेक्टर है। अभी तक हमने सीलेंट्रेटा का कोई भी यूनिक फीचर स्टडी नहीं किया। सो दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर या यूनिक फीचर, यूनिक कैरेक्टर, यानी कि सीलेंट्रेटा का ये यूनिक कैरेक्टर है, इसलिए इनको नाम पड़ा निडेरिया। यानी कि निडेरियंस वो एनिमल्स है जिनमें निडोब्लास्ट होता है या निडोसाइट होता है, इसलिए इनको नाम पड़ा है निडेरियंस। ये होता क्या है निडोब्लास्ट, इसके लिए पहले मुझे डायग्राम बनानी होगी। ध्यान से देखिए बेटा, ये है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ये देखो बेटा, ये इसके अंदर एक कैविटी होती है, ये इसके अंदर एक कैविटी होती है, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, ये इनका ये देखिए बेटा, इसके अंदर होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए बेटा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, यह निडोब्लास्ट। ध्यान से देखिए, ये इसका न्यूक्लियस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये निडोब्लास्ट का अनडिस्चार्ज स्ट्रक्चर है। सो आई विल राइट हियर अनडिस्चार्ज्ड निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट, अनडिस्चार्ज्ड निमेटोब्लास्ट। देखिए, सबसे पहले ये है यहां पे न्यूक्लियस, लेबलिंग कर रहा हूं, यह है न्यूक्लियस। यह है एक कैविटी से बोलते हैं निडोसाइट, निडोसाइट, या इसे हम बोलते हैं निडोसाइट या निमेटोसाइट, या इसे हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट। ये जो ये थ्रेड लाइक है इसे बोलते हैं ट्यूब थ्रेड, ट्यूब थ्रेड।
और ये होता है एक पॉइंटेड निडल, से बोलते हैं निडोसिल। निडोसिल। अब ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है निडोब्लास्ट का। निडोब्लास्ट पे मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाया पहले। सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस सेल के अंदर कैविटी लाइक स्ट्रक्चर से बोलते हैं निडोसाइट या निमेटोसाइट या निमेटोसिस्ट। उस निमेटोसिस्ट के अंदर जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बोलते हैं ट्यूब थ्रेड। और जो ट्यूब थ्रेड है उसे बिल्कुल एक पॉइंटेड नीडल इजेक्ट होती है बाहर, इसे हम बोलते हैं निडोसिल। और जो निडोसिल है ये हाईली सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव। ये वाला स्ट्रक्चर पूरे सीलेंट्रेटा के बॉडी पे होता है। ध्यान से सुनिए, ये पूरे बॉडी पे होता है ये वाला स्ट्रक्चर। जो ही सीलेंट्रेटा पानी में मूव कर रहा होगा, जो ही उसको लगे कोई दुश्मन आता है, जब वो दुश्मन किसके साथ टच करेगा, इस निडोसिल के साथ। ये इतना सेंसिटिव है कि तब मुंह में मामूली टच होने से ये बाहर इजेक्ट होता है और ये अनकॉइल हो जाता है और बाहर बिल्कुल उस तीर की तरह, उस तीर की तरह जो कमान से द मूवमेंट कमान से निकलता है तो बिल्कुल बाहर निकलता है। उसी तरह जो निडोसिल है इतना सेंसिटिव है कि जब भी बाहर से कोई भी दुश्मन इसके साथ टच हो जाता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये बाहर निकलता है। और इसको सिर्फ 0.05 सेकंड लगते हैं। ध्यान से सुनिए, 0.05 सेकंड लगते हैं बाहर आने में। और जो ये बाहर आ जाता है ये इंजेक्ट होता है उस हम कह सकते हैं दुश्मन में। और जो ये कैविटी होती है इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन ये एक बिल्कुल टॉक्सिक सब्सटेंस होता है इस निमेटोसाइट की कैविटी में। जो ही ये ट्यूब थ्रेड अनकॉइल होता है ये बाहर आ जाता है, ये दुश्मन के अंदर घुस जाता है निडोसिल। और इस ट्यूब जो है ये बिल्कुल एक कैविटी होती है, ट्यूब से क्या बाहर आ जाता है, हिप्नोटॉक्सिन। तो वो पूरा उस दुश्मन के अंदर क्या डालता है, हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस जो उस दुश्मन को वहीं पे हिप्नोटाइज करता है, बिल्कुल डीएक्टिवेट करता है। उसके बाद सीलेंट्रेटा उसको एंगल्फ करता है। सो दैट मीन्स जिस तरीके से हम बिल्कुल एक सीरीज लेते हैं, हम इंजेक्ट करते हैं, जो हमें दवाई या कुछ इंजेक्ट करना होता है मसल में, वो करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, बिल्कुल निडोसिल उसी की तरह होता है। लेकिन यहां इतनी फर्क, जो निडोसिल है ये बिल्कुल टाइट सेंसिटिव है। जो ही सीलेंट्रेटा जब वाटर में होता है और जो ही उसकी बॉडी के नजदीक, क्योंकि ये सारे जो निडोब्लास्ट उसकी बॉडी पे होते हैं, जो उसकी बॉडी के नजदीक कोई भी दुश्मन, कोई भी प्रीडेटर उसकी तरफ फटकेगा, उसकी तरफ नजदीक आ जाएगा, व्हाट हैपेंस, ये इतना सेंसिटिव है कि विद इन 0.05 सेकंड्स ये खुद को अनकॉइल करता है और पायर्स होता है किसमें, उस दुश्मन के बॉडी में। और इस ट्यूब से इंजेक्ट होता है हिप्नोटॉक्सिन, जिसकी वजह से उस दुश्मन को वहीं पे वो क्या करता है, इनएक्टिव करता है, डीएक्टिवेट करता है, उसके बाद उसको एंगल्फ करता है। ये अनडिस्चार्ज निडोब्लास्ट है, अनडिस्चार्ज निमेटोब्लास्ट है निडोब्लास्ट। अब इसकी दूसरी डायग्राम देखिए ध्यान से बेटा, थोड़ा मुझे ये रब करना पड़ेगा, यहां पे दिखाता हूं। यह है डिस्चार्ज निमेटोब्लास्ट, यह है डिस्चार्ज निमेटोब्लास्ट। ध्यान से देखिए बेटा, ये इसकी अंदर की कैविटी, ये इसकी अंदर की कैविटी, निडोसाइट या निमेटोसाइट, ठीक है बेटा। इसका ट्यूब थ्रेड बाहर आया है और इसका निडोसिल, यह है ये स्ट्रक्चर अनडिस्चार्ज्ड। दिस इज ए माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज ए न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं ट्यूब थ्रेड, ठीक है। दिस इज ए निडोसिल, निडोसिल, ठीक है। ध्यान ये है, यहां पे मैं लिखता हूं, ये डिस्चार्ज
डिस्चार्ज निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट, या हम कह सकते हैं निमेटोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट, ठीक है। दिस है न्यूक्लियस, यह है न्यूक्लियस, और यह है निमेटोसाइट, दिस है निमेटोसाइट, और यह है ट्यूब थ्रेड। आप देखिए जीरो 0.05 सेकंड में यह डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज। यानी कि मैं फिर रिपीट करता हूं, आप अंडरस्टैंड कीजिए। जो ही दुश्मन ने किसके साथ टच किया, निडोसिल के साथ। देखिए पानी में सीलेंट्रेटा है और वहां कोई दुश्मन जो बिल्कुल नजदीक आया इस सीलेंट्रेटा के, जो ही उस दुश्मन ने टच किया किसको, निडोसिल को, विद इन 0.05 सेकंड, विद इन 0.05 सेकंड ये निडोसिल जो है ये डिस्चार्ज होता है। ये जो ट्यूब है, ट्यूब थ्रेड है, ये डिस्चार्ज होता है। और जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये सीधा पायर्स होता है किसके, इस दुश्मन के बॉडी में। आप देखिए ये जो कैविटी थी अंदर थी, द मूवमेंट इसके साथ टच हो गया ये बाहर आ जाता है, बिल्कुल। तो ये है निमेटोसाइट, या इसे कह सकते हैं निडोसाइट भी, निमेटोसाइट भी, या निमेटोसिस्ट भी हम कह सकते हैं। तो ये अंदर है, ये ट्यूब, ये अनडिस्चार्ज है और ये डिस्चार्ज है, और ये हिप्नोटॉक्सिन है। यानी कि जो निडोसिल है, मैंने पहले कहा ये हाईली सेंसिटिव है, दुश्मन जो इसके साथ टच करता है ये विद इन 0.05 सेकंड डिस्चार्ज होता है और पायर्स होता है किसके, इस दुश्मन के बॉडी में, और उसमें क्या डालता है, हिप्नोटॉक्सिन। दैट वाज ऑल अबाउट। यह है निडोब्लास्ट या निडोसाइट, जो इनका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर है। ध्यान से सुनिए, यहां पे मैं फंक्शन लिखना पसंद करूंगा कि जो निडोब्लास्ट है या निडोसाइट है, इसके फंक्शन क्या क्या है। ये इनके फंक्शन मैंने पहले लिखा, इनका यूनिक कैरेक्टर है, ये यूनिक कैरेक्टर। तो दूसरा, ये इसको हेल्प करता है ऑफेंस में, यानी कि दुश्मन से बचने के लिए। यानी कि जो ही दुश्मन इन पर अटैक करता है तो दुश्मन से बचने के लिए क्या करता है, ये डिस्चार्ज करता है इस ट्यूब थ्रेड को इन द, जिसके आगे टिप है निडोसिल, और वो पायर्स करता है दुश्मन के बॉडी में और उसमें डालता है हिप्नोटॉक्सिन, जिसकी वजह से दुश्मन जो है इनएक्टिव हो जाता है, यहां कैसे मर भी सकता है। उसके बाद उसको एंगल्फ करता है ऑफेंस में, डिफेंस में। ऑफेंस मींस टू कैप्चर द प्रे एंड डिफेंस में खुद को बचाना। एंड एक और चीज, एंकोरेज, यानी कि ये इसको अटैच करता है किसके साथ, विद द सबस्ट्रेटम के साथ। गो दैट मीन्स जो ये निडोब्लास्ट है, एक तो उसका काम है टू कैप्चर द प्रे, सेकंड अपने आप को बचाना दुश्मन से, थर्ड ये इसको हेल्प करता है इन द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेटम। ये था 11th कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेटा, इसको हम बोलते हैं निडोब्लास्ट। ये पहला यूनिक कैरेक्टर है, इसको नाम पड़ा है निडेरियंस। आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, वो है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, ध्यान से देखिए बेटा क्या होता है मेटाजेनेसिस। इनमें एक सबसे मोस्ट जो फीचर है वो है मेटाजेनेसिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी कि इनका एक बॉडी फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हेन वन फॉर्म ऑफ द बॉडी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। सपोज इनमें दो फॉर्म्स है, एक है पॉलिप और दूसरा है मेडूसा। पॉलिप कन्वर्ट होता है मेडूसा में बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो मेडूसा है वो कन्वर्ट होता है पॉलिप में बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी कि जो इनकी जनरेशन है वो ऑल्टरनेट हो जाती, चेंज हो जाती। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, इनमें दो मॉर्फस है, दो बॉडी फॉर्म्स है, एक है पॉलिप, दूसरा है मेडूसा। जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली भी। तो जो पॉलिप है वो कन्वर्ट होता है मेडूसा में बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और जो मेडूसा है वो कन्वर्ट होता है पॉलिप में बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। यानी कि इनमें होती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सपोज ये है पॉलिप और ये है मेडूसा, ठीक है बेटा, ये पॉलिप है और ये है मेडूसा।
पॉलिप कन्वर्ट होता है मेडूसा में बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो मेडूसा है वो कन्वर्ट होता है पॉलिप में बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूं, पॉलिप कन्वर्ट होता है मेडूसा में, पॉलिप कन्वर्ट होता है मेडूसा में बाय एसेक्सुअली, यानी कि पॉलिप ने खुद को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया सो दैट ये कन्वर्ट हो गया मेडूसा में। लेकिन आपको पता है कि मेडूसा सिर्फ दिखा सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेडूसा में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, इसको याद रखिएगा प्लीज। तो मेडूसा कन्वर्ट हो गया पॉलिप में बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चूंकि पॉलिप बहुत एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली भी, तो इसने एसेक्सुअली खुद को रिप्रोड्यूस किया और कन्वर्ट हो गया किसमें, मेडूसा में। सो जो इंटर कन्वर्जन है इसी को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फॉर एग्जांपल, इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है ओबीलिया, प्लीज नोट कीजिए, ओबीलिया में होती है मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको नोट करके वहां पे स्टार रखिए, मींस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट लेवल। तो जो ओबीलिया है, ओबीलिया सीलेंट्रेटा में है, जो दिखाता है मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर 13th, दैट इज डाइजेशन। हमने पहले ही कहा है कि इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसे बोलते हैं सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसी में इनकी डाइजेशन होती है। तो इनकी डाइजेशन जो है वो पार्टली होती है इंट्रासेल्यूलर, यानी कि सेल्स के अंदर, इंट्रा यानी कि विद इन द सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर, एंड पार्टली एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी कि इनकी डाइजेशन सेल्स के अंदर भी होती है और सेल्स के बाहर एक कैविटी होती है जिसे हमने नाम दिया सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसलिए इनको एक्स्ट्रा सेल्युलर कहेंगे। एक्स्ट्रा सेल्युलर मींस व्हेन डाइजेशन विल ऑकर इन द सीलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इंट्रासेल्युलर कहेंगे कि जब डाइजेशन कहां पे होगी, इनसाइड द सेल्स। नेक्स्ट 14th, वो है रेस्पिरेशन। इनकी रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ होती है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि इनमें डिफ्यूजन होता है, रेस्पिरेशन होती है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, मगर कहां से, थ्रू जनरल बॉडी, थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अगर सपोज ये सीलेंट्रेटा की बॉडी है, सपोज ये सीलेंट्रेटा है, यहां ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मूव करता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि वाटर में ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए जो ये ऑक्सीजन मूव करता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। कहां पे वो O2 है, O2 पानी के अंदर है, वाटर में है, तो वाटर जब फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, उसमें जो ऑक्सीजन वो फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इनटू द सीलेंट्रॉन, और सीलेंट्रॉन या सीलेंट्रेटा में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो मूव करता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि जो CO2 अंदर है सबसे ज्यादा वो बाहर आता है। तो इनमें जो एक्सचेंज होता है गैसेस वो होता है सिंपली बाय डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन जो है मींस मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, लेकिन कहां से, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो बॉडी सरफेस के थ्रू इनकी होती है डिफ्यूजन। नेक्स्ट वो है एक्सक्रीशन। ये अमोनोटेलिक है, यानी कि दे एक्सक्रीट अमोनिया, सो इसे हम बोलते हैं अमोनोटेलिक, क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया दे आर अमोनोटेलिक, जो एनिमल्स एक्सक्रीट करेंगे यूरिया दे आर यूरियोटेलिक, जो एनिमल्स एक्सक्रीट करेंगे यूरिक एसिड से बोलते हैं यूरिकोटेलिक। लेकिन यहां पे जो ये एक्वाटिक एनिमल्स है दे एक्सक्रीट अमोनिया, वी कॉल देम एज अमोनोटेलिक, और इनमें भी जो एक्सक्रीशन होती है वो होती है बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। तो यानी कि यहां भी एक्सक्रीशन होती है थ्रू बॉडी सरफेस, लेकिन किस प्रोसेस के जरिए, बाय डिफ्यूजन। गो रेस्पिरेशन भी बाय डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन भी बाय डिफ्यूजन, और इसमें कहां से, थ्रू बॉडी सरफेस। लेकिन एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटीरियल वो क्या है, अमोनिया। नेक्स्ट 16, इनमें जो नर्व सेल है, नर्व सेल
एंड मसल सेल पहली बार पाई जाती है। तो इस ग्रुप में पहली बार देखा गया है प्रेजेंस ऑफ नर्व सेल एंड मसल सेल। नर्व सेल एंड मसल सेल, मसल सेल फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इनमें पहली बार जो क्या है नर्व सेल और मसल सेल देखी गई है। एवं हाइड्रा में क्या देखा गया है? हाइड्रा में होता है नर्व नेट। ध्यान से देखिए, हाइड्रा में पाया जाता है नर्व नेट, उसे कहते हैं हम प्रिमिटिव नर्वस टिश्यू। हाइड्रा में जो नर्व नेट है उसे कहते हैं प्रिमिटिव नर्वस टिश्यू, पीएनटी, प्रिमिटिव नर्वस टिश्यू। दो इनमें पहली बार यानी कि सीलेंट्रेटा में पहली बार एक तो नर्व सेल देखी गई है और मसल सेल देखी गई, जो हमने पॉलीफेरा में नहीं देखा है। तो पॉलीफेरा के मुकाबले में जो सीलेंट्रेटा है इसमें नर्व सेल भी पाई जाती है और मसल सेल भी पाई जाती है। और हाइड्रा में बिल्कुल एक नर्व नेट होता है जिसे कहा जाता है प्रिमिटिव नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट, इनमें एक बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टैटोसिस्ट, या हम ये कह सकते हैं इनमें जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, वो एक बैलेंसिंग ऑर्गन जिसे हम कहते हैं स्टैटोसिस्ट। तो इनमें स्टैटोसिस्ट पाया जाता है एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। तो ये सेंस ऑर्गन को, इनमें जो पहला सेंसरी ऑर्गन है वो है स्टैटोसिस्ट। आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम रिप्रोडक्शन और इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। लास्ट कैरेक्टर जो है इनमें वो हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली भी। तो मैंने पहले ही बोला है कि इनमें दो मॉर्फस होते हैं। पहले हम देखेंगे पॉलिप, क्योंकि हमने कहा है कि जो पॉलिप होता है वो दोनों तरीके से डिवाइड कर सकता है, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी, जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी। यानी कि जब पॉलिप को मिलेगा फेवरेबल कंडीशंस तो वो दिखाता है एक्सोजीनस बडिंग, यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिपीट किया जा रहा है। रिप्रोडक्शन में पहले देखेंगे पॉलिप का, जब कंडीशन फेवरेबल होंगी, यानी कि जब कंडीशंस फेवर करेंगे पॉलिप को तो वो रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली। यानी कि जब बेस्ट कंडीशन हो, सूटेबल कंडीशन हो, जो पॉलिप के लिए बेस्ट कंडीशन हो, तो वो एक्सोजीनस बडिंग दिखाएगा, वो रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली। लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि व्हेन कंडीशन डजंट फेवर, ध्यान से सुनिए, जब पॉलिप को कंडीशंस फेवर नहीं करेंगे वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। सो दैट मीन जो हमने कहा कि पॉलिप बोथ एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली वो सिर्फ तब करता है जब कंडीशन बिल्कुल सूटेबल हो, उसके अकॉर्डिंग हो। लेकिन जब कंडीशन उसके अगेंस्ट हो, जब उसको लगेगा कि कंडीशन मेरे फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है, तो उसको सिर्फ लगता है कि आई विल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स। अब मेडूसा देखिए, मेडूसा जो है ये रिप्रोड्यूस करता है सिर्फ एक ही तरीके से, वो है सेक्सुअल, रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। इनमें ध्यान से सुनिए, इनमें होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो है इंटरनल, इनमें सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एंड वन मोर पॉइंट, इनकी जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट। इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, जैसे हमने पॉलीफेरा में देखा। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल अंदर है, बाहर नहीं, एक्सटर्नल नहीं है। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मींस इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, लार्वल स्टेज जो है प्रेजेंट। लार्वल स्टेज में हम देखेंगे इनका एक लार्वा, इसको बोलते हैं प्लेन्यूला लार्वा।
प्लेन्यूला लार्वा जो पाया जाता है ओबीलिया में, वेरी इंपॉर्टेंट, ओबीलिया में, ठीक है। दूसरा है इफीरा लार्वा, इफीरा लार्वा जो पाया जाता है ओरेलिया में, ओरेलिया जिन्हें हम बोलते हैं जेलीफिश, जेलीफिश, उनमें वो पाया जाता है। प्लीज ये नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि दो लार्वा फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं नीट में लार्वा फॉर्म्स के मुताबिक। प्लैन्युला लार्वा जो सिर्फ ओबीलिया में पाया जाता है, और जो एफीरा लार्वा है वो ओरेलिया जिनको हम बोलते हैं जेलीफिश, उनमें पाया जाता है। सो दैट मीन जो रिप्रोडक्शन है, पॉलिप रिप्रोड्यूस करता है जब कंडीशन फेवर हो तो एसेक्चुअली बाय एक्सोजिनस बॉडी, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो सेक्चुअली। जो मेडूसा है वो सिर्फ सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करता है। इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, इनकी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। इनमें लार्वा स्टेज है और इनमें दो लार्वा देखे गए हैं, एक है प्लैन्युला लार्वा और दूसरा है एफीरा लार्वा। जो प्लैन्युला लार्वा है वो ओबीलिया में पाया जाता है और एफीरा लार्वा जो है वो ओरेलिया या जेलीफिश में पाया जाता है। दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए जहां जहां मैं स्टार मार्क करता हूं मीन्स these points are very important regarding the NEET examination। देखिए अब हम जाएंगे इनके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हम इनको क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि पॉलिप और मेडूसा के बुनियाद पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे। किसी में सिर्फ पॉलिप पाए जाते हैं, किसी में सिर्फ मेडूसा पाया जाता है, और किसी में बोथ पॉलिप और मेडूसा भी पाया जाता है। सो वी क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप एंड मेडूसा, पॉलिप एंड मेडूसा। तो पॉलिप और मेडूसा की बुनियाद पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो इनमें तीन क्लासेस होते हैं, एक है हाइड्रोजुआ, हाइड्रोजुआ, दूसरा है स्काइफोजुआ और थर्ड है इनको बोलते हैं एंथोजुआ। तो ध्यान से देखिए तीन क्लासेस है इनकी, यानी कि हम सीलेंट्रेटा को तीन क्लास में क्लासिफाई करते हैं, किसके बुनियाद पे, ऑन द बेस ऑफ पॉलिप एंड मेडूसा। पहला है हाइड्रोजुआ, दूसरा है स्काइफोजुआ और जो थर्ड है वो क्या है, एंथोजुआ। किसी में सिर्फ पॉलिप होता है, किसी में मेडूसा होता है, किसी में दोनों होता है पॉलिप एंड मेडूसा। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम इनके एक एक क्लास को स्टडी करेंगे। तो अब हम पहला क्लास देखेंगे, क्लास फर्स्ट, दैट्स हाइड्रोजुआ। हाइड्रोजुआ, ध्यान से देखिए क्लास हाइड्रोजुआ। हाइड्रोजुआ सबसे पहला देखेंगे इनका पहला कैरेक्टर, जो हाइड्रोजुआ है ये बोथ फ्रेश वाटर भी है, फ्रेश वाटर, और इनमें मरीन भी है, यानी कि फ्रेश वाटर भी है और मरीन भी है। सेकंड, मैंने पहले ही कहा कि हम क्लासेस को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप और मेडूसा। इनमें बोथ है, बोथ पॉलिप एंड मेडूसा। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजुआ में पॉलिप भी पाया जाता है और मेडूसा भी पाया जाता है। सो ये फ्रेश वाटर भी है, ये इनमें पॉलिप और मेडूसा भी पाए जाते हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सॉलिटरी या कॉलोनियल है, कॉलोनियल। तो एग्जांपल हम कोट करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला हम लेंगे हाइड्रा। हाइड्रा ये सॉलिटरी है, फ्रेश वाटर है, पहले ही मैंने लिखा था। अगर आपको याद होगा, आपने पहले ही कैरेक्टर लिखा था हैबिटेट में कि कौन है, ये मैंने लिखा था वहां पे मोस्टली मरीन, यानी कि सारी मरीन नहीं है। तो जो हाइड्रा ये फ्रेश वाटर है और ये पॉलिप है, ठीक है। सेकंड, ओबीलिया। जो ओबीलिया है इसे बोलते हैं सी फर, ये कॉलोनियल है एंड ये पॉलीमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक। उसके बाद फाइसेलिया, यहां मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूंगी क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। फाइसेलिया जो है इसे बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर।
वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ है कि जो पुर्तगीज थे वो अपने सर पर ऐसे एक टोपी रख रहे थे ऐसे, और उस टोपी के कुछ ग्लास लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे ताकि उनको कोई पहचान ना पाएगा। ये बिल्कुल देता है मेडूसा के शेप, इसलिए को कहा जाता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। नेक्स्ट, पोरपीटा। पोरपीटा इसे बोलते हैं ब्लू बटन जेली, ब्लू बटन जेली। उसके बाद है वेलविला। वेलविला जो है इसे बोलते हैं सेल बाय द विंड, सेल बाय द विंड, क्योंकि ये हवा के साथ मूवमेंट करता है, सेल बाय द विंड। उसके बाद है मेलिपोरा। मेलिपोरा इसे बोलते हैं हाइड्रॉइड, हाइड्रॉइड, हाइड्रॉइड कोरल। तो ये 6 एग्जांपल्स है इसके क्लास हाइड्रोजोआ के। पहला है हाइड्रा, ओबीलिया, फाइसेलिया, पोरपीटा, वेलविला एंड मेलिपोरा। ये 6 क्लासेस ये 6 एग्जांपल्स है किसके, क्लास हाइड्रोजोआ। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे क्लास स्काइफोजोआ, ये दूसरी क्लास है, क्लास स्काइफोजोआ। जो स्काइफोजोआ है इनमें क्या देखा जाता है, इनमें सिर्फ मेडूसा पाया जाता है, ओनली मेडूसा इज प्रेजेंट। तो इनमें पॉलिप नहीं है, सिर्फ मेडूसा है। ये सिर्फ मरीन है, ओनली मरीन, ठीक है। इनकी एग्जांपल में देखिए, पहला सबसे ओरेलिया, इनके एग्जांपल में पहला जो है दैट्स ओरेलिया, इसे हम बोलते हैं मून जेली, इसे कहते हैं मून जेली। उसके बाद है सेकंड राइजोस्टोमा, राइजोस्टोमा इसे कहते हैं जेलीफिश। क्या है कि बहुत सारे राइजोस्टोमा पानी में होते हैं, एक ही जगह नजदीक आते हैं, तो इनके दूर से दिखता है कि ये बहुत सारे माउथ, यानी कि इनके बहुत सारे मुंह, ये एक्चुअली एक ही है क्योंकि ये कॉलोनियल है, कॉलोनियल है, एक ही जगह पे बहुत सारे रहते हैं। तो इनके जो हाइपोस्टोमा या जो माउथ है वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो दूर से लगता है कि ये मल्टीपल माउथ है, लेकिन ये एक ही होता है। When there is moon jelly, तो सन कहां दूर बैठेगा, सन और मून का तो रिश्ता जन्म जन्म का है, तो यहां लिखेंगे थर्ड, उसे कहते हैं सैनिया, से बोलते हैं सन जेली। सो ये याद रखेगा, कभी कभी आ जाए है कि जेली फिश जो है वो कौन कौन से, मून जेली है, जेली फिश है और सन जेली, वो आते हैं क्लास स्काइफोजोआ में, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मेडूसा पाया जाता है, ये मरीन है। तो इनकी 3 एग्जांपल्स है, ओरेलिया, मून जेली और राइजोस्टोमा, इसे बोलते हैं जेली फिश, और सैनिया इसे बोलते हैं सन जेली। आप इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम आखिरी क्लास लेंगे, दैट इज एंथोजोआ। नाउ थर्ड क्लास, इसे बोलते हैं हम एंथोजोआ। थर्ड क्लास है क्लास एंथोजोआ। जो एंथोजोआ है इनमें सिर्फ ओनली पॉलिप्स आर प्रेजेंट, ओनली पॉलिप और प्रेजेंट, ठीक है, पहला। सेकंड, जो मीजोग्लिया है उसमें सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट है। शायद मैं हाइड्रोजोआ कहना भूल गया, हाइड्रोजोआ में मीजोग्लिया नहीं होता है, उनमें कोई सेल्स या कोई फाइबर्स नहीं होती है, लेकिन जो स्काइफोजोआ और एंथोजोआ है उसमें मीजोग्लिया प्रेजेंट है और मीजोग्लिया में सेल्स और फाइबर्स। तो याद रखिए, जो स्काइफोजोआ और एंथोजोआ है उनके मीजोग्लिया में सेल्स और या फाइबर्स प्रेजेंट है, लेकिन जो हाइड्रोजोआ है उसमें मीजोग्लिया या सेल्स या फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है, और ये मरीन है। एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए। और हाँ, एक और पॉइंट है कि ये एक्सक्रीट करते हैं एक्सोस्केलेटन, यानी कि ये वाला ग्रुप जो है ये एक्सक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट एज एन एक्सोस्केलेटन,
एक्सोस्केलेटन। तो ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला क्लास जो है एंथोजोआ, ये एक्सक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट जो बॉडी के बाहर आने के बाद हार्ड हो जाता है। इन्हें हम बोलते हैं कोरल्स। ये बिल्कुल यूज किया जाता है इन ज्वेलरीज, ये जेमस्टोन्स के यूज एज किए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं कोरल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोरल सिर्फ यही क्लास एक्सक्रीट करता है, रेस्ट ऑफ द क्लास एक्सक्रीट नहीं करता है। सो जो कोरल्स है एक्चुअली दे आर कैल्शियम कार्बोनेट जो सिर्फ ये एंथोजोआ सेक्रेट करते हैं। तो डिपेंडिंग, अब हम इनकी एग्जांपल्स देंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द सेक्रीशन ऑफ कोरल्स, यानी कि कोई सेक्रेट करता है कोई नहीं करता है। जैसे पहला हम लेंगे सी एनिमोन्स। जो सी एनिमोन्स है, सी एनिमोन्स, ये कोरल्स नहीं, ये यानी कि डज नॉट एक्सक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट एक्सक्रीट नहीं करते। तो इनके दो बेस्ट एग्जांपल्स है, एक है एडेम्शिया और दूसरा है मैड्रिपोरा। एडेम्सिया और मैड्रिपोरा, एडेम्सिया और मैड्रियम, ये दो इनके एग्जांपल्स है। यानी कि ये सी इनको कलेक्टिवली, एडेम्सिया मैड्रियम को हम कलेक्टिवली कहते हैं सी एनिमोन्स बिकॉज दे डू नॉट एक्सक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो है जो एक्सक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो उनका सबसे पहला है मियंड्रिना। ध्यान से देखिए, इसे हम कहते हैं ब्रेन कोरल, क्योंकि ये जो इसका कोरल होता है वो बिल्कुल हमारे ब्रेन के शेप की होता है, इसको नाम पड़ा है ब्रेन कोरल। सेकेंड इज मैड्रिपोरा। पहला था मियंड्रिना ब्रेन कोरल, दूसरा है मैड्रिपोरा, इसे बोलते हैं स्टैग हॉर्न कोरल, स्टैग हॉर्न कोरल। थर्ड जो है इसे बोलते हैं ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा, इसे बोलते हैं ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप कोरल। ठीक है बेटा, ट्यूबिपोरा को बोलते हैं ऑर्गन पाइप कोरल, क्योंकि ये कॉमन नेम से आते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। फोर्थ वन इज कोरैलियम रूबरम, कोरैलियम रूबरम, ये रेड, इसे बोलते हैं रेड कोरल। अक्सर कुछ लोग जो है विश्वास करते हैं इन चीजों पे, वो स्टोन यूज करते हैं, जैसे इंडिया वो मतलब किसी जो मतलब जब कुंडली उंडली देखते हैं और किसी कुंडली नहीं मिलते हैं तो वो ये यूज करते हैं रेड कोरल उस टाइम। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, इसे बोलते हैं सी फैन। नेक्स्ट लास्ट वन, इसे बोलते हैं पिनेटूला, 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 इसे बोलते हैं सी पेन या सी फेदर, सी पेन या सी फेदर। तो ध्यान से देखिए, यहां हमने दो हिस्सों में इनको डिवाइड किया, ए जिन्हें बोलते हैं सी एनिमोन्स, ये देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट एक्सक्रीट नहीं करते हैं, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ये सारे कोरल्स बनाते हैं, दैट मींस ये कैल्शियम कार्बोनेट को सेक्रीट करते हैं। मियंड्रिना इसे बोलते हैं ब्रेन कोरल, मैड्रिपोरा इसे बोलते हैं स्टैग हॉर्न कोरल, ट्यूबिपोरा इसे बोलते हैं ऑर्गन पाइप कोरल, कोरेलियम रूबरम इसे बोलते हैं रेड कोरल, गॉर्गोनिया इसे बोलते हैं सी फैन एंड पिनेटोला इसे बोलते हैं सी पेन और सी फेदर। तो यहां पे मैं एक नोट लिखना पसंद करूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लिखूंगा मैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट जो है प्लीज ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता है नीट में। कोरल रीफ क्या होता है कि समंदर में जो ये एंथोजोआ होते हैं, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट इतने बहुत बल्क अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट करते हैं, तो इनके अंदर जो सीलेंट्रॉन जो बॉडी कैविटी होती है
वो डिजॉल्व होती है, वो ब्रेक होती है, तो बाहर सिर्फ ये रहता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़े से रॉक बनाते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम कोरल रीफ। तो कोरल रीफ क्या, ये बहुत बड़े रॉक या वॉल्स होते हैं किसके, कोरल्स की। तो इसके बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके नीट के लिए है वो है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है नीट में। तो जो कोरल रीफ है इसके बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए जो है वो है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ। तो क्या होता है कोरल रीफ, कि ये जो क्लास एंथोजोआ है ये सेक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बल्क अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर जो सीलेंट्रॉन है वो खत्म हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है, वो डाई हो जाता है, तो बाहर सिर्फ ये कोरल्स रहते हैं। तो ये कोरल्स एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े से चट्टान या वॉल बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं कोरल रीफ्स। तो इनके डिफरेंट कलर्स होता है, कोई ब्लू होता है तो ब्लू कोरल, कोई होता है रेड तो रेड कोरल। तो ये इनको हम बोलते हैं कि एक एग्जांपल मैंने यहां पे कोड की, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड फाइलम सीलेंट्रेटा। हमने सीलेंट्रेटा को कंप्लीट किया। हमने सीलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स देखे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 17 उनके मेन कैरेक्टर्स पढ़े, और उसके बाद हमने पढ़ा उनके 3 क्लासेस। क्लास नंबर 1 दैट वाज हाइड्रोजोआ, जिसमें हमने 6 एग्जांपल्स कोड किए। उसके बाद एक क्लास स्काइफोजोआ, जिसमें हमने 3 एग्जांपल्स कोड किए। उसके बाद एक क्लास एंथोजोआ, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 8 एग्जांपल्स कोड किए। तो इन सारे एग्जाम्स को आपको रट्टा होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि नीट में एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकता है, कैरेक्टर्स में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो नोट है, मैंने यहाँ पे नहीं बोला है कि नोट पे मैंने एक ट्रिक दी है, तो उस ट्रिक के मुताबिक आप उस ट्रिक को मेमोराइज करोगे, लर्न करोगे, रट्टा याद करोगे, जिससे आप वो सारे इनके एग्जाम्पल्स याद करोगे। यानी कि ऑलमोस्ट इनके 17 एग्जाम्पल्स, वो सारे 17 एग्जाम्पल्स आपको टिप ऑन द टंग होने चाहिए, क्योंकि नीट में अक्सर कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द एग्जाम्पल, तो उस वक्त आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव अगर नीट में गलत हो गया, इट मींस आप पता नहीं कितने लड़कों के पीछे हो जा सकते हैं, आप बिल्कुल रेस से बाहर हो सकते हो। सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। जनरल कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। बोर्ड में जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइलम सीलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स जो मैंने 17 कैरेक्टर्स बोले, लेकिन जब नीट में पूछा जा सकता है, कभी क्लास लेवल पे, एग्जाम्पल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या उनके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं जो हमने देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फाइलम टीनोफोरा। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।